हेलो गाइस, दिस इज देव। आज हम जेई मेंस फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, 24 स्टेप का। और जितनी भी वीडियोस हैं सिर्फ इसी चैनल पे अवेलेबल है और ये चैनल सिर्फ यूट्यूब पे है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी पहला क्वेश्चन है, इफ टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, वन कनेक्टेड इन सीरीज एंड वन कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये है, ठीक है। तो ये सीरीज है, ठीक है, और ये है पैरेलल में कनेक्शन। तो दोनों के कैपेसिटेंस सेम है, सी सी। सीरीज में क्या होता है, देखो, 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू 1/C, ये सीरीज का फॉर्मूला है। पैरेलल का होगा C1 प्लस C2 इक्वल टू C। तो दोनों सेम है, 1/C प्लस 1/C इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये कितना हुआ, सीरीज का जो C1 होगा हमारा, C इक्विवेलेंट, वो होगा C/2, और पैरेलल का होगा 2C, C2। तो हमें C1/C2 निकालना है, C/2/2C, तो 1/4 है इसका। ऑलराइट, सो अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रांजिस्टर इफ इंक्रीज इन एमिटर करंट इज 4 मिली एम्पियर एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कलेक्टर करंट इज 3.5, देन फाइंड बीटा। तो ट्रांजिस्टर के दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अल्फा जो पैरामीटर है वो होता है रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट, एंड बीटा जो पैरामीटर है वो होता है रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, ठीक है। तो अल्फा हम इंक्रीज के टर्म्स में भी डेल्टा की पैरामीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन जनरल होता क्या है, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ठीक है। इन जनरल ये होता है, तो डेल्टा आई ई इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। हमें निकालना है बीटा। तो लिखा है द इंक्रीज इन एमिटर करंट इज 4 मिली एम्पियर एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कलेक्टर करंट, मतलब ये हमें अल्फा दिया हुआ है, इसका मतलब ये कलेक्टर करंट का इंक्रीज है और ये है एमिटर करंट का इंक्रीज, ठीक है। तो ये हुआ 5 7 35 8, तो हम हमारा अल्फा है 7/8, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं अब हम, या सो अब हम अल्फा और बीटा को कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो आईसी है, मान लो डेल्टा आई बी प्लस, अब ये आईसी जो है बीटा टाइम्स डेल्टा आई बी, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, हमें जो है हमें आई के टर्म्स में चाहिए होगा, ओके। तो हम ये कर सकते हैं, 1 = डेल्टा आई बी बाय डेल्टा आई प्लस डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये अल्फा है, तो हमारे पास आ गया डेल्टा आई बी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई इक्वल टू 1 - अल्फा, ठीक है। तो हमें दिया हुआ ये बीटा, तो बस हम क्या करेंगे, डेल्टा आई बी डिवाइडेड बाय बीटा जो है, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बीटा प्लस 1, ओके, बीटा प्लस 1, क्योंकि आई सी जो है बीटा आई बी हो जाएगा, तो बीटा प्लस 1 आई बी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - अल्फा इक्वल टू 1/1 प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं हम, ओके। तो 1 - अल्फा इक्वल टू 1/1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा इक्वल टू, वैसे ये अल्फा को उधर ले आते हैं, तो 1 - 1/1 प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, ये है बीटा, ठीक है। अल्फा हमारा था 7/8, तो 7/8 अपॉन 1 - 7/8, तो 7/8 डिवाइडेड बाय 1/8, तो 7 है इसका आंसर। तो आंसर जो है हमारा 7 है। और थर्ड क्वेश्चन है, इफ W1/W2 इक्वल 1/3 एंड इट इज गिवन दैट एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू W, W यहाँ विड्थ है, ओके। तो एक तरीके से हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस में बनता है मैक्सिमा, तो कभी बनेगा मिनिमा, ओके। तो बस आई मैक्स बाय आई मिन बनाना है, बताना है। सो हम क्या कर सकते हैं, W1 को लिख सकते हैं KA1, क्योंकि लिखा है एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू W, तो A1 इज प्रोपोर्शनल टू W1, तो A1 इक्वल टू KW1 लिख सकते हैं। A2 हम लिख सकते हैं KW2, ठीक है। तो हम पैरामीटर ऑलमोस्ट सेम मान के चलते हैं, तो ये हमारा A1/A2 जो होगा हमारा होगा W1/W2,
ठीक है, राइट। अब मैक्स है, मैक्स सीधा सीधा ये इम्प्लाई करता है सम ऑफ एम्पलीट्यूड्स और उसका स्क्वायर। ऑब्वियसली जब दो वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और वो मैक्सिमम होगा तो उनके एम्पलीट्यूड्स जो होंगे मैक्सिमम हो जाएंगे और दोनों का सम का स्क्वायर जो है इंटेंसिटी बताएगा। सिमिलरली जो दो वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे उनका एम्पलीट्यूड माइनस होगा और क्योंकि इंटेंसिटी जाननी है तो स्क्वायर करेंगे उसे, ओके। और ये मिनिमम है इसलिए A1 माइनस A2 होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर हम कॉस के टर्म्स में देखें, ठीक है, कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ 0 हो सकता है लेकिन यहाँ पे जो है थीटा 180 हो जाएगा, तभी नेगेटिव आएगा, ओके। सो एक मिनट, सो अब हम लिख सकते हैं आई मैक्स बाय आई मिन, ये हमारा होगा A1 प्लस A2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में प्लस होते हैं दोनों एम्पलीट्यूड, ये दोनों दोनों वेव्स मैक्सिमम पे होंगी। डिस्ट्रक्टिव में एक वेव पॉजिटिव होगी तो दूसरी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टिव में एक वेव पॉजिटिव दूसरी भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। या ये कहो कि एक वेव पॉजिटिव है तो दूसरी वेव पॉजिटिव बना के ज्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड होगा, ओके। तो अब हम आई मैक्स बाय आई मिन अगर करें तो ये आएगा, अगर हम A2 से डिवाइड करते हैं तो A1 बाई A2 प्लस 1 डिवाइड बाई A1 बाई A2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो A1 बाई A2 जो था हमारा 1/3 था, ठीक है, 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर 1/3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हुआ है 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर जो कि 4 है, तो इसका आंसर है 4/1। ओके, सो ये अगला क्वेश्चन है, इफ अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज जेंटली प्लेस्ड ऑन मास कैपिटल M while it was passing through its mean position। इसका मीनिंग ये है कि मान लो अभी ये मास नहीं था तो हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दी इस ब्लॉक को, मान लो x, तो यहाँ फोर्स लगा होगा कि x, क्योंकि स्प्रिंग हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो अकेला मास जब आ रहा होगा ना इस लाइन पे, इस लाइन पे हमने ये स्मॉल मास रखा, ओके। सो हमें अब जानना है अब नया एम्पलीट्यूड क्या होगा। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट होता है F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, कॉन्सेप्ट ये है। तो अभी F क्या है, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, क्यों, क्योंकि अगर हमने लेफ्ट साइड डिस्प्लेसमेंट दी है तो वो सिर्फ कैपिटल M को दी है, जब वो राइट में आ रहा था तब हमने मास रखा है ये, ओके। जब लेफ्ट साइड हमने डिस्प्लेसमेंट दी तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो अब हम x को मानते हैं a cos ओमेगा टी, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस के बाई एम ए कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आंसर आता है, देखो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के, सॉरी के बाय एम, कैपिटल एम, ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि शुरू शुरू में हमारा जो ओमेगा है वो अंडर रूट के बाय कैपिटल एम था। अब जब राइट जा रहा था ब्लॉक, ठीक है, राइट जा रहा था तो हमने ये मास भी रख दिया, जब ये मेन पोजीशन पे आया तो ये मास रखने के बाद यहाँ होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग पीछे फोर्स लगाएगा, तो फिर से हमारा F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन इस बार F जो होगा m प्लस एम इंटू ए होगा इक्वल टू माइनस के एक्स। तो सिमिलरली हमारा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो होगा प्लस के अपॉन एम प्लस एम इंटू एक्स। तो इस बार जो ओमेगा आएगा हमारे पास वो आएगा अंडर रूट के अपॉन एम प्लस एम, ठीक है, ओमेगा 2 ले लो या ओमेगा 1 ले लो। अब इसमें क्या दोनों में रिलेशन है, रिलेशन ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि स्प्रिंग जो है इंटरनल फोर्स है, ठीक है, हमने तो सिर्फ थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दी है, बाकी ऑसिलेट खुद से कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इसलिए मोमेंटम इज कंजर्व, कॉन्सेप्ट ये आएगा हमारे पास, मोमेंटम इज कंजर्व, ओके। सो अब मोमेंटम कैसे निकालेंगे, इनिशियली जब खाली मास m था तो m इंटू वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी है एम्पलीट्यूड टाइम्स ओमेगा 1, तो ये जो है p1 होगा। तो मोमेंटम यहाँ कितना हुआ रूट के एम और यहाँ बाहर होगा a, ठीक है। जब p2 हम निकालेंगे तो क्या होगा, सिमिलरली p2 होगा, अब होगा m प्लस एम इंटू एम्पलीट्यूड, मान लो a2 है जो हमें निकालना है, इंटू ओमेगा 2, ठीक है, जो हमारे पास दिया है, तो ये होगा हमारे पास a2 रूट अंडर के इंटू एम प्लस एम, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है।
और के सेम है क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बदलेगा। ओके, तो हमारे पास क्या आया, ए अंडर रूट के एम इज इक्वल टू ए टू अंडर रूट के इंटू एम प्लस एम। तो के कैंसिल हो गया, हमें क्या निकालना है, ए टू। तो ए टू क्या हुआ, ए रूट अंडर कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो हमारा आंसर ये है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसका मतलब है ये v है और ये t है, हमें दिया हुआ है, हमें ए टी ग्राफ निकालना है। ठीक है, तो ये देखें, अगर ये एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे स्लोप चेंज कर रहा है, तो यही पॉइंट लेके चलेंगे अब हम। ये यहाँ से यहाँ तक देखो, अगर नेगेटिव स्लोप है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि v जो है वो हो सकता है माइनस अल्फा टी प्लस सी। ठीक है, मान लो, ठीक है ना, माइनस अल्फा टी प्लस सी। अब जब v इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वो ये पॉइंट होगा। ओके, तो जो सी होगा वो होगा अल्फा टी। ठीक है ना, तो हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ स्लोप चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अगर स्लोप चेंज करे, इसका मतलब है ये है कि टी जो है वो बड़ा है जीरो से, लेकिन लेस देन इक्वल टू टाइम टी है। और अगर हम दूसरी इक्वेशन निकालें, वो हम लिख सकते हैं अल्फा टी माइनस सी। तो ये होगा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये है, क्योंकि अगर अब वेलोसिटी जीरो हुई, अब वेलोसिटी जीरो हुई तो जो टाइम होगा वो होगा सी बाय अल्फा। ठीक है, और अगर यहाँ भी अगर वेलोसिटी जीरो हुई तो टाइम जो था सी बाय अल्फा था। इसका मतलब टाइम तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, तो वैसे अगर ये देखें हम, तो टाइम सी बाय अल्फा तो नहीं हो सकता यहाँ पे, इसका मतलब कुछ और होगा, सी टू मान लो, सी वन। ठीक है, ये बेटर रहेगा। ओके, हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ सी टू बाय अल्फा है, सी वन बाय अल्फा, सी वन सी टू इज ऑलवेज ऑब्वियसली ग्रेटर देन सी वन। तो अब हम क्या करेंगे, बस दो इक्वेशन आ गई। तो बस दो इक्वेशन ये, वी इक्वल टू माइनस अल्फा टी प्लस सी वन एंड वी इक्वल टू अल्फा टी माइनस सी टू। तो अब हम क्या करेंगे, ये था टी लेस देन इक्वल टू टी और यहाँ था टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी। तो हम एक्सेलरेशन ग्राफ निकालेंगे। अब पहला जो था वो करेंगे हम डी बाई डी टी, कितना हुआ माइनस अल्फा। ये इस यहाँ तक है, टी इज लेस देन इक्वल टू टी तक। इसका मतलब अगर ये पॉइंट टी है तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट थी एक्सेलरेशन नेगेटिव अल्फा, और ये ए टी ग्राफ है। ओके, तो ये है। इसके बाद फिर से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी पॉजिटिव अल्फा। तो इसका मतलब टी जब टी से बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब है, तो ये पॉजिटिव अल्फा हो जाएगा ये। तो ये जो है अल्फा, ये है हमारा आंसर। ऑलराइट, सो अगला क्वेश्चन है, टू स्टार्स आर रोटेटिंग अबाउट द कॉमन सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मास एम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। मतलब हमें इसका ढूंढना है। ठीक है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो कैसे करेंगे देखो, टू एम और एम है, तो मास का जो रेशियो है वो टू इज टू वन है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा, लेकिन वो उल्टा होगा। मतलब कि ये अगर डी है, ठीक है, तो डी बाई थ्री, मतलब कम डिस्टेंस पे यहाँ होगा इससे सेंटर ऑफ मास, और ये होगा टू डी बाई थ्री। ठीक है, तो वन इज टू टू में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मास टू इज टू वन है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इसके ज्यादा करीब है। ओके, हमें पता चल गया सेंटर ऑफ मास क्या है, कहाँ है। ओके, अब देखो, इस मास पे फोर्स लग रही है कोई। ठीक है, ये रोटेट करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो फोर्स जो लग रही है वो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। एंड वो क्या कॉज कर रही है, वो रोटेशन कॉज कर रही है। मतलब वो जो है सेंट्रीपेटल फोर्स कॉज कर रही है। तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर जो है सेंटर ऑफ मास से गिना जाएगा। ओके, जो होगा टू डी बाई थ्री। ठीक है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस मास के कारण लग रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी जी इंटू टू एम इंटू एम डिवाइडेड बाय पूरा डिस्टेंस डी स्क्वायर। ओके, इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू टू डी बाई थ्री। तो अब हम अगर करें, ये एम एम कैंसिल हो गए, ये टू टू कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू थ्री जी एम बाय डी क्यूब। ठीक है, तो हमारा जो ओमेगा आया वो आया रूट थ्री जी एम बाय डी क्यूब। ओके, तो बस अब हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है, फाइंड द पीरियड निकालना, तो पीरियड होता है टू पाई बाय ओमेगा। तो जो आंसर होगा होगा टू पाई अंडर रूट डी क्यूब बाय थ्री जी एम। ये है मेरा आंसर। ओके, सो ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस वाई, बल्क मॉड्यूलस के एंड मॉड्यूलस ऑफ हेरिडिटी ईटा।
ओके, सो हमें पता है जो यंग्स मॉड्यूलस है और बल्क मॉड्यूलस में ये रिलेशन होता है y इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2 सिग्मा, ठीक है। एंड हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में जो रिलेशन होता है वो ये होता है y इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। सिग्मा एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो सिग्मा क्या हुआ, ये हुआ हाफ 1 माइनस वाई बाय 3k, और यहाँ से जो होगा सिग्मा यहाँ होगा y अपॉन 2 ईटा माइनस 1। ओके, तो ये है। तो हम जरा इन दोनों को इक्वेट करते हैं। इन दोनों को इक्वेट अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, देखो y अपॉन 2 ईटा माइनस 1 इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 3k, ठीक है। तो y अपॉन 2 ईटा माइनस 1 इक्वल टू 1/2 माइनस वाई बाय 6k। तो 2 से अगर कैंसिल होता है तो ये हो जाएगा y बाय ईटा -2 इक्वल टू 1 माइनस वाई बाय 3k, ठीक है। तो क्या करो, इसको यहाँ ले आओ, तो ये होगा y बाय 3k प्लस वाई बाय ईटा इक्वल टू 3। तो हम एंड में यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कहीं 1/3k प्लस 1/ईटा इक्वल टू 3/y। तो ये है हमारा आंसर। और अगर हमें y निकालना है इन सबसे तो ये कर सकते हैं हम, देखो ईटा प्लस 3k बाय 3k ईटा इक्वल टू 3/y, ठीक है ना। इन दोनों का बस वो लिया है कॉमन फैक्टर, तो ये आया है। तो यहाँ से हम y निकाल सकते हैं, y होगा 9k ईटा डिवाइडेड बाय ईटा प्लस 3k। दिस इज द आंसर, अगर y को इनके टर्म्स में निकालना है। ऑलराइट, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग। मतलब ये ब्लॉक है, ये नीचे गिर रहा है, तो हमें कितनी फोर्स लगानी चाहिए मिनिमम कि फॉल ना करे। देखिए फ्रिक्शन है इस सरफेस पे, ऑब्वियसली अगर ये फॉल कर रहा है इस तरीके से तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी, ओके। और नॉर्मल सरफेस इस तरीके से लगाएगा अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसका, ठीक है ना। तो अगर ये इसका mg है वेट तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन, ओके। तो हमें क्या करना है, अब देखिए मिनिमम फोर्स चाहिए, तो ऑब्वियसली नॉर्मल और फोर्स तो बराबर हो गए इस एफडी में। एफबीडी में नॉर्मल इधर है, फोर्स इधर है, तो ये दोनों बराबर हो गए, कोई और एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, ठीक है। और फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग, अगर फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है एम जी शुड बी जस्ट लेस देन इक्वल टू म्यू एन, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये बराबर हुई तो भी फॉल नहीं करेगा, कम हुई तो भी फॉल नहीं करेगा, ओके। तो इसका मीनिंग ये है कि बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मास हमें गिवन है 0.5 kg, तो यहाँ अगर डालें हम तो 5 इज लेस देन इक्वल टू म्यू, म्यू क्या है 0.2 इंटू एन, ठीक है ना, ओके। तो ये है, तो अगर हम इसको इधर ले जाएं एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ठीक है ना। तो क्योंकि एन और एफ बराबर है तो एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25, मतलब एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 25, मतलब 25 तो स्टार्टिंग पॉइंट है एफ का, ठीक है ना। इसका मतलब मिनिमम फोर्स जो है वो 25 न्यूटन होनी ही चाहिए, ठीक है ना। सो दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है गिवन आई इक्वल टू 20t प्लस 80 स्क्वायर, फाइंड आउट द चार्ज फ्लोन फ्रॉम t इक्वल टू 0 से 15। मतलब इस इंटरवल में हमें चार्ज निकालना है। तो इसका मतलब आई को हम क्या लिख सकते हैं, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज बाय टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी। तो ये हो जाएगा 20t प्लस 80 स्क्वायर। तो डी क्यू क्या होगा, हमें चार्ज निकालना है 20t प्लस 80 स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये होगा 0 से q और ये जाएगा 0 से 15 तक, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 20t² बाय 2 प्लस 8t3/3, ठीक है ना, 0 से 15। तो ये हुआ 10t² हो गया ना, 10t² प्लस 8t³ बाय 3। तो q होगा हमारे पास 10t² प्लस 8t3/3, और ये जाएगा 0 से 15। तो 10 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 8/3 इंटू 15 इंटू 15 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 5 40 इंटू 225 प्लस 10 इंटू 225, तो 50 इंटू 225 हो जाएगा। तो 22550
5 to the 10 12, 5 to the 10 11, 11250 इसका आंसर है 11250। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, टू planets are revolving about a planet with t1 by t2 equal to 1/8, फाइंड द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड। तो ये तो बहुत आसान है, t1 होगा 2 पाई बाय ओमेगा 1 और t2 होगा 2 पाई बाय ओमेगा 2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/8। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 जो है 1/8 है, तो ऑब्वियसली ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 जो होगा 8/1, 8/1 इसका आंसर है। ओके, सो दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर पार्टिकल्स ऑफ ईच मास 1 kg एंड इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस का मतलब है सर्कल में अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ होगा इक्विडिस्टेंस, ठीक है ना, ठीक है, ऑफ रेडियस 1 मीटर सर्कल का रेडियस 1 मीटर है और रेडियस से इक्विडिस्टेंट है अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स। का मतलब है फॉर एग्जांपल ये है सिचुएशन, ठीक है, और हर एक का मास है मान लो m, वैसे तो 1 kg है बट फिर भी, ठीक है, और रेडियस r है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल। इसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है वो ये मास लगा रहा होगा, ऑब्वियस है, ठीक है, तो ये और ये मान लो मैं कनेक्ट करता हूँ, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ये लग रही है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगा रहा है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगा रहा है, ठीक है, और सबको इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब ये एंगल जो है 45 होगा, तो ये भी एंगल 45 होगा, ठीक है। तो मान लो इस मास पे हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं, कितनी हुई, तो एक हुई F1 जो कि ये वाला मास लगा रहा है और बाकी ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो मान लो F1 ही है बट फिर ये होगा 2F1 cos 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, वर्टिकली हम देखें तो कैंसल आउट हो जाएगी ये, ठीक है ना, तो ये है, लेकिन हम F1 अलग होगा, F1 जो होगा, देखिए ये डिस्टेंस है √2r, लेकिन ये जो पूरा डिस्टेंस है 2r है, तो ये हो जाएगा GM बाय 2r का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस इंटू F1, अब F1 ये है, ठीक है, तो GM बाय √2r स्क्वायर, √2r का स्क्वायर इंटू cos 45 जो होगा 1/√2, ठीक है। अब हम अगर इसको सॉल्व करने बैठे तो क्या क्या होगा फिर, तो देखिए ये होगा GM² बाय r स्क्वायर, बाहर ले लो, ठीक है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 1/4, तो हाफ भी बाहर ले लेते हैं हम, ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 प्लस, ठीक है, तो 2 यहाँ चला गया, √2 यहाँ था, तो 1/2 प्लस √2, ठीक है, होना तो एक्चुअली में ये चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें 2/2 कैंसिल, 1/√2 आना चाहिए, तो 4 प्लस 1/√2, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तो हमारे पास जो बचा हमारे पास हाफ GM² बाय r स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस √2, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv² बाय r, ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, लेकिन इसका फायदा नहीं है, दोनों 1 है इसलिए छोड़ दो इसको, तो आंसर जो है वो होना चाहिए g/2, ठीक है, इंटू हाफ प्लस √2, इसका होल रूट, बेसिकली आंसर ये होगा कोलिजन, तो उन दोनों की वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, ऑब्वियसली कि ये एक सिचुएशन है, ये दूसरी सिचुएशन है, मोमेंटम कंजर्व कर देंगे बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस में, ठीक है, तो देखते हैं, तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व करके देखते हैं, देखिए 9 इंटू एम प्लस 0 इज इक्वल टू V1 इंटू कॉस 30 जो कि √3/2 है, और m बाहर ले लो, प्लस V2 इंटू कॉस 30 जो कि √3/2 है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 18 डिवाइडेड बाय √3, ये हुआ आ रहा V1 प्लस V2, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो यहाँ जो वर्टिकल मोमेंटम है इनिशियल वो 0 हो जाएगा वर्टिकल, और यहाँ कितना होगा, यहाँ जो होगा वर्टिकल वो होगा mv1/2, क्योंकि साइन 30 माइनस ये नीचे है इसका, ठीक है, तो माइनस mv2/2, ठीक है, तो वर्टिकल में भी बराबर होगा, इसका मतलब है v1/2 माइनस v2/2 इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू 0, तो v1 इक्वल टू v2, हमें रेशियो निकालना था, v1/v2 जो है 1 है इसका आंसर, और अगर हमें v1 और v2 के एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो v1 प्लस v2 18/√3 दिया ही हुआ है, तो 2v1 इज इक्वल टू 18/√3, तो v1 इक्वल टू 9/√3, तो 3√3 इंटू √3, तो 3√3। ओके गाइस, अब ये वीडियो का एंड है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना और हर एक को रिकमेंड करना,
क्योंकि मैं आपके लिए फ्री और एकदम हाई क्वालिटी लेक्चर्स लेके आऊँगा आप, ठीक है। सो अगली वीडियो जो हमारी होगी वो मार्च के फिज़िक्स के जेई एग्ज़ाम के लिए होगी, और सब्सिक्वेंटली मैं और प्रीवियस ईयर्स का निकालूंगा, और जो अभी अभी एग्ज़ाम गए हैं सारे उनकी भी निकालूंगा। थैंक यू।